आपके साथ। और दिल्ली में अब से कुछ ही देर में जेडीयू के सांसदों की एक बैठक होनी है। नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू सांसदों की यह बैठक होगी और जेडीयू सांसदों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और लगातार वहां पर सांसद पहुंच रहे हैं और दिल्ली में अब से कुछ ही देर में जेडीयू के सांसदों की बैठक होगी। संभव है कि जो फॉर्मूला तैयार हुआ है, जिस पर ये अभी तक चर्चा कुछ इस तरह से थी कि 4 सांसदों पर एक मंत्रालय, ऐसा एक अघोषित फॉर्मूला तैयार किया गया था। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी। अब क्या इस संबंध में जेडीयू के सांसदों से चर्चा करते हैं नीतीश कुमार, यह भी देखने का विषय होगा। नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू सांसदों की बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहां सांसदों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और जेडीयू सांसदों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दिल्ली में नीतीश कुमार के आवास पर अमितेश हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ, बात करेंगे उनसे। अमितेश, क्या डिटेल्स मिल पा रही है, कितनी देर में पहुंच रहे हैं नीतीश कुमार और आज जो ये सांसदों की बैठक बुलाई है, क्या एजेंडा है, क्या कुछ है डिटेल्स? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर बैठक चल रही है, सुबह 9:30 बजे से होनी है, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहीं पे पहले से ही मौजूद हैं। बाकी सांसदों को यहाँ पे आना है और जेडीयू के सभी सांसद यहाँ पर पहुंच गए हैं, जितने भी लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद हैं और राज्यसभा के इस जो सांसद हैं जेडीयू के, उनके भी आने का सिलसिला जारी है। तो इस बैठक में, चूंकि एनडीए की बैठक 11 बजे होनी है, जिसमें नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा, उस बैठक से पहले जेडीयू के सभी सांसद आपस में बैठ करके यहाँ पर रणनीति बना रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देंगे और एक साथ यहाँ से मुख्यमंत्री आवास से सभी सांसद जाएंगे। आज यहाँ पर सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। तो निश्चित रूप से उसके पहले ये बैठक महत्वपूर्ण है। आपस में सभी नेता एक दूसरे के व्यू शेयर करना चाहते हैं और खासतौर से सभी नेता, सभी सांसद इस बात को लेकर के उत्साहित हैं कि नीतीश कुमार के और जेडीयू के दम पर इस बार सरकार चलेगी, उनके समर्थन से सरकार चलेगी। तो 12 सांसद लोकसभा के जीत करके आए हैं, इस लिहाज से इनको उम्मीद है कि मंत्रिमंडल में भी बेहतर स्थान मिलेगा, बेहतर पोर्टफोलियो भी मिलेगा। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के उत्साह बहुत ज्यादा है जेडीयू खेमे में। लेकिन जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, इस बैठक में देखा जाए तो इसमें कोई मंत्रिमंडल को लेकर के चर्चा नहीं होगी, वो टॉप लेवल की बात होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तय करेंगे किसको मंत्री बनना है, कितने मंत्री बनेंगे, ये बीजेपी और जेडीयू के टॉप लीडरशिप के बीच की बात होगी। लेकिन आज की बैठक में सभी सांसद मिलजुल करके संसदीय दल के नेता की ही बात कही जा रही है कि नेता का चुनाव होता है जब भी संसदीय दल की बैठक होती है। तो जेडीयू संसदीय दल के नेता का चुनाव होगा। क्या कोई नेता चुना जाएगा या फिर अधिकृत कर दिया जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है जेडीयू के, वो फैसला लेंगे। इन तमाम मुद्दों पर आज की बैठक में चर्चा होने जा रही है। अमितेश, नजर बनाए रखिएगा आप और बैठक जब संपन्न हो जाएगी इस पर क्या कोई मीडिया ब्रीफिंग भी होगी, इस पर भी आपसे बातचीत करेंगे, आगे डिटेल लेंगे कि क्या चर्चा हुई बैठक के अंदर। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अमितेश, इस पूरे मामले पर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं और 9 जून को पीएम तीसरी बार नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। दरअसल शाम 7:15 बजे यह शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। एनडीए की बैठक पर टीडीपी सांसद राम मोहन नायडू ने बताया था कि एनडीए के सभी नेता खुश थे। एनडीए सांसदों की एक और बैठक होनी है, फिर 9 जून को मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। देश में एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है। सूत्रों की माने तो एनडीए की सरकार बनने में कुछ ही दिन बचे हैं। सूत्रों का दावा है कि 9 जून को केंद्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली में आयोजित होगा। नरेंद्र मोदी एक बार फिर पीएम बनने जा रहे हैं। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। नई सरकार के गठन को लेकर बुधवार को तैयारियां तेज हो चुकी हैं। अगली सरकार के गठन के लिए नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। आजादी के बाद ये दूसरी बार है जब किसी गठबंधन को तीसरी बार जनादेश मिला है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला है और तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी के नाम एक नया रिकॉर्ड भी जुड़ जाएगा। वो देश के दूसरे ऐसे नेता बन जाएंगे जो लगातार तीसरी बार चुनाव जीते और देश के पीएम बने। इससे पहले ये रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। मोदी उनके रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे। इस बार रिजल्ट आने के 5 दिन बाद शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। 2019 के नतीजों के 7 दिन बाद नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 2014 में नतीजों के 10 दिन बाद नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ग्रहण की थी। इस बार नतीजे आने के 5 दिन बाद यानी 9 जून को पीएम मोदी शपथ ग्रहण कर सकते हैं। इतना ही हुआ कि एनडीए को मजबूत दिखाने की एक कोशिश सारे नेता सब मिलकर देश को भी एक विश्वास दिलाना है कि एक अच्छा सा मजबूत सरकार अभी आगे भी बनने वाली है। तो उसके लिए देश के लोगों को भी एक मैसेज देना बहुत जरूरी है। तो उस हिसाब से वही एक बैठक हुई और सभी खुश नजर आ रहे थे और सभी आगे बढ़ने की सोच में है। तो 7 तारीख को एनडीए के एमपीज के साथ एक और बैठक रहेगी। उसके बाद 9 तारीख को मोदी जी का स्वेरिंग इन सेरेमनी रहेगा। 4 जून को लोकसभा के नतीजे आए हैं। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए ने 292 सीटों पर जीत दर्ज की और बहुमत हासिल किया। लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने 234 सीटें हासिल की हैं। इस बार बीजेपी ने अकेले 240 सीटों पर जीत हासिल की है। हालांकि वो बहुमत के आंकड़े 272 से पीछे रह गई। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने मोदी की अगुवाई में 282 सीटें हासिल की थी। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी, जो उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। इस बार सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए ने बहुमत हासिल कर लिया। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री पद के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह में देश से ही नहीं विदेश से भी वीवीआईपी मेहमान शामिल होने आएंगे। पड़ोसी देशों के कई राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं। भारत माता की जय जगन्नाथ। इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद अब मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू हो गई है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है मोदी जी के नेतृत्व में। शपथ ग्रहण समारोह
9 जून को होने की उम्मीद है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमान भी शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस के राष्ट्र अध्यक्ष के साथ ही भूटान के पीएम भी शामिल होंगे। इसके अलावा कई अन्य देशों के भी नेता मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई हैं। 7 जून को सबसे पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। उस बैठक के अंदर एनडीए घटक दलों के सभी सांसद मौजूद रहेंगे और सभी सांसदों के साथ में तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उस बैठक में शामिल रहेंगे। उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद में तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे और वहां राष्ट्रपति के सामने जाकर सरकार बनाने के लिए दावा पेश करेंगे। ये तीसरी बार है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। हर बार उनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत की विदेश नीति की झलक मिलती है। पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेकर रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह संभव। पीएम मोदी के नाम जुड़ेगा रिकॉर्ड। लगातार तीसरी बार पीएम बनने का रिकॉर्ड। जवाहरलाल नेहरू की करेंगे बराबरी। मंत्रिमंडल पर बैठकों का दौर। राष्ट्रपति भवन में तैयारियां तेज। 4 जून को रिजल्ट आने के बाद पीएम मोदी ने इसे जनता की जीत बताया था। पीएम मोदी ने कहा था कि तीसरी बार एनडीए को बहुमत जनता में उनके काम के विश्वास को दर्शाता है। साथ ही पीएम मोदी ने इस एनडीए की जीत को सबका साथ सबका विकास के नारे की जीत बताया था। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति को टेलीफोन कर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने न्योता कबूल भी कर लिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री परविंद जगन्नाथ पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। जब एनडीए ने चुनावी जीत हासिल की तो नरेंद्र मोदी को बधाई देने वाली सबसे अग्रणी नेताओं में शेख हसीना भी शामिल थीं। शेख हसीना ने भी दिल्ली आने और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता स्वीकार कर लिया है। तो इस तरह से जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई हैं। कई सारे जो गेस्ट हैं उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। कई सारे विदेशी मेहमान भी उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत नेपाल, भूटान, इन सब के राष्ट्राध्यक्ष भी जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि 8 या 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में हो सकता है। उसके लिए तैयारियां जो है राष्ट्रपति भवन में तेज कर दी गई हैं। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ पवन गौड़, टपकेट 3, दिल्ली। रिलीव करके चला गया, नहीं तो दोनों एक साथ रिलीव करने। और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत से बदसलूकी के मामले में एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला जवान कुलविंदर कौर पर थप्पड़ मारने का आरोप लगा, जिसके बाद आरोपी महिला जवान को हिरासत में ले लिया गया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ कांड। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के साथ बदसलूकी। सुरक्षा जांच के दौरान थप्पड़ मारने का आरोप। ये वीडियो उस वक्त का है जब कंगना रनौत दिल्ली जाने के लिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची थी। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि कंगना रनौत कई लोगों से घिरी हुई हैं, जिनमें एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ भी शामिल है। ये वीडियो गुरुवार की दोपहर करीब 3:30 बजे का बताया जा रहा है और उसी वक्त सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान कंगना रनौत के साथ बदसलूकी करने और उन्हें थप्पड़ मारने का आरोप
सीआईएसएफ की इस महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर पर लगता है। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। वहीं आरोपी कांस्टेबल कुलविंदर कौर का भी एक वीडियो सामने आया जिसमें वो गुस्से से चिल्लाती हुई नजर आ रही हैं। बयान दिया था ना कि 100 रुपए के लिए बैठी है अदालत में, ये बैठेगी वहाँ पे, मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। फिलहाल कुलविंदर को हिरासत में ले लिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। एयरपोर्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। इसके साथ ही सीआईएसएफ ने भी कुलविंदर कौर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ कांड की गूंज सियासी गलियारों में भी सुनाई दे रही है। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक नेताओं ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी और कंगना रनौत के समर्थन में हर किसी ने बयान दिया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत के साथ हुई घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना से हर कोई हैरान और परेशान है और इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। फॉर्चुनेट हुआ है जो भी हुआ है, और चंडीगढ़ में एयरपोर्ट पे जहां सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है, सुरक्षा कर्मी ही इस प्रकार से व्यवहार करें, मैं समझता हूँ कि बहुत अनफॉर्चुनेट, और हमने कहा कि उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। तरीके से किसी को असॉल्ट करना, और वो भी खास करके एक सुरक्षा कर्मी इस तरीके से अगर असॉल्ट करे तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और इसमें हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और इसके खिलाफ जो है एक्शन जो है वो सरकार को लेना चाहिए। चिराग पासवान ने भी कंगना रनौत के साथ हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया तो कांग्रेस ने कहा कि गुस्सा जाहिर करने का ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। पे भी कोई भी अभद्र व्यवहार हुआ है तो ये शर्मनाक और चिंताजनक है। मैं मानता हूं इस पे जल्द उचित कार्रवाई होगी, सच्चाई पूरी सामने आ जाए, जांच होने के बाद इस पे जरूर कार्रवाई होगी। 1000 किसान की शहादत हो गई, 50,000 किसानों से ज्यादा लोगों ने आत्महत्याएं कर ली, तो गुस्सा है, गुस्सा का मैनिफेस्टेशन ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ बहुत गुस्सा है लोगों में, तकलीफें बहुत बड़ी हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एयरपोर्ट पर हुई इस घटना को एक खास तरह का आतंकवाद बताया और सरकार से इसे गंभीरता से लेने की मांग की। एक तरफ जहां कुलविंदर कौर के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है, वहीं दूसरी तरफ लोग उनके समर्थन में भी उतर आए हैं। लोग अपने गुस्से का इजहार करते हुंदे आ, कोई अजिही गल नहीं हैगी, तो उन्हां नूं गिरफ्तार करना, उन्हां ते किसी किस्म दी कार्रवाई करना, ये निंदा करनयोग आ। मैनूं नहीं लगदा अजे एक भावनावां दा प्रगटावा है। थपाकन भैन कुलविंदर कौर ने जो कंगना रनौत दे थप्पड़ मारिया है, मैं इस कुड़ी नूं पंजाबी ते पंजाबीयत नूं बचाउण लई अपने दिल तो सलाम करदा हां ते इस नूं 1 लाख रुपए इनाम वजों दिंदा हां। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जो कुछ भी हुआ उसकी जांच की जा रही है और सभी लोग एक सुर में इस घटना की निंदा कर रहे हैं। और बढ़ते आगे नारायणपुर से खबर आपको बता दें, नक्सली हमले का एक वीडियो सामने आया। दरअसल इकरा भट्टी कैंप में हुए हमले का वीडियो सामने आया। जवानों के कैंप पर नक्सलियों ने बीजीएल दागे थे और जवानों के कैंप में यह बीजीएल ब्लास्ट हुआ था और जवानों के द्वारा जवाबी कार्रवाई के बाद ये नक्सली भाग खड़े हुए। हमले का पूरा एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आ गया है, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। और इस पूरे हमले से जुड़ी जानकारी जो हमने आपको बताई थी, जिसमें बीजीएल लॉन्च कर कैंप पर हमला किया गया था, उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जब देखिए किस तरह से यहां धमाका हुआ और एक जवान वहां से उसी वक्त गुजरा और बाल बच्चा जवान, और वहां से कुछ ही समझिए कि कुछ की दूरी पर ही था, वो 4 से 5 फीट दूरी पर था जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ।
खेम नारायण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। खेम, ये जो वीडियो दिखाई दे रहा है इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि अगर कुछ और समय आगे पीछे होता तो वहां पर एक जवान को काफी चोट आ सकती थी। और जब ये बीजीएल लॉन्च किया गया, जब ये इससे हमला किया गया, उस वक्त ये वीडियो किसके द्वारा बनाया गया, क्या इसके बारे में भी कोई जानकारी मिली है? जी देखिए आशीष, आपको मैं बता दूं कि 5 जून को जो जिस प्रकार से इरका भट्टी कैंप पर नक्सलियों ने बीजीएल दागे थे, उसमें से जो एक बीजीएल है वो बिल्कुल एक जवान के करीब फटता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो वहां कैंप में स्थित कई जो जवान होते हैं जिनकी ड्यूटी ऑफ होने के बाद जो है वो अपने कैंप के अंदर रहते हैं, वो जो है उस जवान के द्वारा ये वीडियो शायद बनाई गई है और जो है इसे अब जो है वायरल किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कितने नजदीकी तरीके से जब बीजीएल फटता है उस समय जवान जो है भागकर अपनी जो है जान बचाता है। और नक्सलियों में एक बौखलाहट नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जो है सुरक्षा बल के जवानों को जो है सफलताएं मिल रही हैं और उसको देखते हुए जो है नक्सली इस प्रकार से कायराना करतूतों को अंजाम दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए वो कुछ भी हद तक जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और ये जो एक वीडियो है खेम, वाकई ये हैरान कर देने वाला एक पूरा मामला है। और ये उनमें कितने लगभग वहां पर रॉकेट लॉन्चर से वो धमाके किए गए थे खेम नारायण, चूंकि इसमें एक ही धमाका होता हुआ दिखाई दिया है? जी देखिए जिस प्रकार से प्रभात कुमार, नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार ने पुष्टि जब की थी तो उन्होंने बताया था कि 4 बीजीएल नक्सलियों के द्वारा जो है कैंप में दागे गए थे, जिसमें से एक बीजीएल जो है वो फटा, बाकी जो 3 है वो जो बीजीएल है वो नहीं फट पाए। और एक नक्सलियों की जो बड़ी साजिश थी कैंप को ढहाने की, वो पूरी तरीके से यहाँ पर नाकाम हुआ। बिल्कुल नारायण, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और भोपाल में संजय दुबे के 2 सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक किया गया। दरअसल संजय दुबे प्रमुख सचिव के मीडिया अकाउंट हैक किए गए और सोशल मीडिया अकाउंट हैक किए गए हैं। प्रमुख सचिव ने हैकर्स से सावधान रहने की सलाह दी है और आईडी हैक करके हैकर्स पैसों की डिमांड करते हैं। प्रमुख सचिव ने हैकर्स से सावधान रहने की सलाह दी है। और ये देखिए सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है बाकायदा, और एक नोट के माध्यम से इस पूरे मामले पर संजय दुबे ने जानकारी भी दी है कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक कर लिया गया है, उसका दुरुपयोग किया जा सकता है, तो सावधान रहें। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। शैलेंद्र, ये संजय दुबे के कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैकिंग की वारदात को अंजाम दिया गया, क्या कुछ है डिटेल्स? देखिए बिल्कुल, इनके जो फेसबुक, इसके अलावा लिंक्डइन जो सोशल मीडिया साइट से, उन दोनों को हैक किया गया। और हैक की जानकारी जैसे ही उनको मिली, उन्होंने बाकायदा इसकी जानकारी जो है वो एक दूसरे सोशल मीडिया साइट के माध्यम से दी और कहा है कि लोग जो है वो अलर्ट रहे, जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं वो अलर्ट रहने की सलाह उनको दी है, ताकि किसी तरह के कोई पैसे का लेन देन ना हो सके। देखिए कई बार हमने ये देखा है कि हैकर्स जो है वो बड़े व्यक्तियों के अकाउंट हैक कर लेते हैं और उसके बाद उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी है या आसपास के जो जुड़े लोग रहते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड जो होते हैं, उनको किसी न किसी बहाने से पैसे की मांग करते हैं। और कई बार हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया साइट्स पर इन मैसेज के जरिए पैसे भेजने का कोई काम कर देते हैं। तो ऐसे में किसी के साथ धोखाधड़ी संजय दुबे के नाम से ना हो, ये इसको आगाह करने के लिए उन्होंने लिखा है और इसकी शिकायत भी IT सेल को की है। तो अब निश्चित तौर पर जिन हैकर्स ने उनके अकाउंट को हैक किया, उनकी तलाश जो है वो की जा रही है। बिल्कुल शैलेंद्र, उनके बारे में जानकारी मिलेगी तो आपसे फिर संपर्क करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटते। बजरंग दल ने गिरफ्तारी को लेकर किया था विरोध।